हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर सुनकर चीज़ों को समझ पा रहे हैं अच्छे से। और आप लोगों ने पढ़ाई अपने लेवल पे करनी शुरू कर दी है। और इसी क्रम में आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों ने ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के विकास के क्रम को पढ़ना शुरू कर दिया था, और उसी क्रम को हम आज अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में आगे बढ़ाएंगे। So until now, we had studied the evolution of British political system, and in this video lecture, we will proceed further with that. तो पिछली बार जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने अधिकार पत्र की बात की थी, बिल ऑफ राइट्स की बात की थी। और ये अधिकार पत्र, ये जो एक दस्तावेज है, इसका महत्व केवल ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ही अगर नागरिक अधिकारों की बात की जाए तो ये राष्ट्रीय अधिकार पर ये अधिकार पत्र जो है, ये पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में नागरिक अधिकारों की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, मैग्ना कार्टा के बाद। सो दिस बिल ऑफ राइट्स इज एन important document, not only from the point of view of the evolution of British Constitution, but also from the point of view of the evolution of civil rights worldwide. पहली बार हमें दुनिया में कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि राजा और रानी ने स्वयं अपनी शक्तियों को सीमित करके जनता को कुछ अधिकार दिए हों। यही अधिकार पत्र का बहुत बड़ा महत्व है। For the first time in the history of world, we witness that the monarch accepted certain limitations on himself and gave certain rights to their citizens. This was unprecedented until that date. ऐसा इतिहास में उस तारीख से पहले कभी भी नहीं हुआ था, इसलिए बिल ऑफ राइट्स या अधिकार पत्र का इतना महत्व है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो हम हैनोवर काल या हैनोवर पीरियड तक आते हैं। हैनोवर पीरियड शुरू होता है 1714 ईस्वी यानी कि 1714 एडी से, और इस काल से हम मानते हैं कि ब्रिटेन में संसदात्मक लोकतंत्र की शुरुआत होनी शुरू हो गई है। From this point of history onwards, we can see or we can say that the parliamentary democracy started to develop in England. So the first bullet says that following the death of Queen Anne, George I of Hanover became the king in 1714 AD as per the Succession Act. उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार क्वीन एन की मृत्यु के बाद हैनोवर के जॉर्ज प्रथम इंग्लैंड के राजा बने। इस समय में, इस काल में संसदात्मक लोकतंत्र का विकास होना शुरू हुआ, जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक पूरा हो गया। The development of parliamentary democracy, which began in this era, was completed by the first half of the 20th century, and this development can be studied under the various heads. और इस संसदात्मक लोकतंत्र के विकास को हम अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है डिक्लाइन इन द एक्चुअल पावर्स ऑफ द किंग, यानी कि राजा की वास्तविक शक्तियों का उत्तरोत्तर कम होते चले जाना। धीरे धीरे आप देखेंगे जॉर्ज प्रथम के काल से ही राजा की जो शक्ति थी, जिसके द्वारा वो अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता था, वो उसके हाथ से निकलकर धीरे धीरे प्रधानमंत्री के हाथ में चली गई। The power of appointing and removing the ministers slid away from the hands of monarch to the parliament and more importantly to the prime minister. ये शक्ति यानी कि मंत्रियों के निर्वाचन की और मंत्रियों को पद से हटाने की जो राजा की शक्ति थी, वो धीरे धीरे संसद और संसद में भी मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री के पास चली गई। By the time Queen Victoria ascended the throne, the position of monarch was reduced to a constitutional head only. देखिए, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि ब्रिटिश इतिहास की जो एक बहुत महान हस्ती मानी जाती हैं, एक बहुत महान साम्राज्ञी मानी जाती हैं, वो थी क्वीन विक्टोरिया। और क्वीन विक्टोरिया, आपने सुना होगा शायद, सुंदरता में बहुत, अब या हम कहें सुंदरता, उनके जैसी सुंदरता किसी और की नहीं थी, इसलिए कहा जाता था कि हमारी बिटिया रानी विक्टोरिया की तरह सुंदर है। रानी विक्टोरिया जब तक इंग्लैंड की रानी बनी,
तब तक सम्राट या साम्राज्ञी का पद केवल एक संवैधानिक अध्यक्ष के पद तक सीमित होकर रह गया था। राजा और रानी की या सम्राट या साम्राज्ञी के पद की सारी शक्तियां वास्तव में मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और संसद के पास चली गई थी। राजा या रानी, सम्राट या साम्राज्ञी अब केवल नाम मात्र के अध्यक्ष रह गए थे। By the time Queen Victoria ascended the throne, the powers of the monarch had reduced considerably to an extent that he came to be known or he became a titular constitutional head. The development of the cabinet system यानी कि मंत्रिमंडल व्यवस्था का उदय हुआ। हैनोवर के राजा जॉर्ज ना तो अंग्रेजी समझते थे, ना उन्हें अंग्रेजी दरबार की राजनीति में कोई भी रुचि थी। इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में, या जिसे हम कहें, हाँ, अपने मंत्रियों की बैठकों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि ना तो भाषा समझ में आती थी, ना ही उन्हें उस मंत्रियों की आपसी राजनीति में किसी भी प्रकार की रुचि थी। जॉर्ज वन, who hailed from Hanover, neither understood English nor he had any interest in the court politics. Therefore, he stopped going to the meetings of cabinet. अब राजा की जगह किसी को तो लेनी ही थी, तो इसलिए राजा ने अपनी जगह, यानी कि किंग जॉर्ज ने अपनी जगह सर रॉबर्ट वालपोल, जो कि विग पार्टी के लीडर हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, उनको कह दिया कि आप मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जो भी बात होगी, जो भी आप लोग निर्णय लें, वो आप मुझे बता दिया करें। So Sir Robert Walpole, who was the leader of the Whig Party, was assigned by the monarch to preside over the cabinet meetings and communicate whatever decisions were taken by the cabinet to the king, and also you can say communicate the messages of the king to the cabinet. तो रॉबर्ट वॉलपोल की जिम्मेदारी दोहरी थी कि मंत्रिमंडल के निर्णयों से वो सम्राट को अवगत कराते थे, और सम्राट को यदि कोई संदेश मंत्रिमंडल तक भेजना होता था तो वो भी रॉबर्ट वालपोल के जरिए जाता था। तो ये जो परंपरा उस समय पड़ गई, ये आज तक कायम है। दिस ट्रेडिशन विच डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट टाइम इज स्टिल इंटैक्ट। इससे धीरे धीरे मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास हुआ। This led to you can say the eventual development of the cabinet system. उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि कॉमन सभा का लोकतंत्रीकरण। आप लोगों को पता ही होगा कि इंग्लैंड में भी बाई कैमरल पार्लियामेंट है। बाई कैमरल माने अ पार्लियामेंट दैट हैज टू हाउसेस। आप लोग जानते होंगे कि इंग्लैंड में द्विसदनात्मक संसद है, यानी कि वह संसद जिसमें 2 सदन होते हैं, भारत की ही तरह। तो जो ऊपरी सदन है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, वो कॉमन सभा यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता था, और जो निचला सदन है वो कॉमन सभा यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता था। तो धीरे धीरे, या आज अगर हम देखें, कॉमन सभा या हाउस ऑफ कॉमन्स दुनिया का सबसे शक्तिशाली निचला सदन है। लेकिन इसको इतनी शक्ति कैसे मिली, उसका अध्ययन हम इस स्लाइड द्वारा करेंगे। So it says that although Parliament had attained sovereignty by the 17th century itself, yet it represented only a small section of people. वैसे देखा जाए तो सम्राट की शक्तियों पर अंकुश 17वीं शताब्दी से लगना शुरू हो गया था, और सम्राट की शक्तियां धीरे धीरे फिसल कर संसद के पास आ गई थी, और संसद में प्रभुसत्ता निवास करने लगी थी। परंतु फिर भी संसद में अभी तक बहुत कम जिसे कहते हैं लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था। इसलिए बहुत सारे आंदोलन हुए, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी, जिनका मकसद ये था कि वोट देने के अधिकार का दायरा बढ़ाया जाए। Therefore, various movements were organized both inside and out of the parliament, who demanded that the right to franchise or the right to vote should be extended to all the people. 1832 के अधिनियम द्वारा मध्यम वर्ग को प्रतिनिधित्व कॉमन सभा में दिया गया। By the Act of 1832, middle class was given representation in House of Commons.
उसके बाद जितने भी सुधार के अधिनियम आए, जैसे कि 1867 का, 1884 का और 1918 का, उस हर अधिनियम के साथ लोगों के वोट देने का दायरा बढ़ता गया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों के समूहों को ये अधिकार दिया जाने लगा। This power of franchisee or the power of right to vote gradually expanded with the introduction of various reform acts like the Act of 1867, 1884 and 1918. इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो है 1928 का अधिनियम, जिसके द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को इंग्लैंड में अ, स्वीकृत किया गया या अंगीकार किया गया। Out of these, the most important was the Act of 1928, by which universal adult franchise was accepted. ये सार्वभौमिक वयस्क अधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि एक उम्र के बाद हर नागरिक वोट देने का अधिकारी हो जाता है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका लिंग क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है या उसका जन्म स्थान क्या है। The importance of universal adult franchisee is that it provides that after a certain age, every citizen is entitled to vote, irrespective of his caste, creed, sex, religion, place of birth, etc. 1970 के अधिनियम द्वारा वोट देने की आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। By the act which was passed in 1970, the voting age was lowered to by 18 years. यानी कि अब 18 साल से ऊपर का हर अंग्रेजी नागरिक कॉमन सभा के लिए वोट करने का अधिकारी हो गया था। That means that every individual below the age of every individual who had attained the age of 18 was now eligible to vote in or to vote for House of Commons. डिक्लाइन इन द पावर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि धीरे धीरे या उत्तरोत्तर लॉर्ड सभा की शक्तियों का भी जिसको हम कहते हैं कमी आने लगी और कॉमन सभा को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया। 18वीं शताब्दी तक लॉर्ड सभा कॉमन सभा पर भारी पड़ती थी। इसका मतलब ये कि लॉर्ड सभा के पास शक्तियां ज्यादा हुआ करती थी। Till 18th century, the House of Lords overpowered the House of Commons. That means House of Lords definitely had more powers than the House of Commons. The reforms of 1832 were passed against the will of the House of Lords, and this event marked the process of decline of powers of House of Lords. 1832 के सुधार का अधिनियम लॉर्ड सभा की मर्जी के विरुद्ध पास किया गया, लॉर्ड सभा की मर्जी के विरुद्ध पारित किया गया, और हम कह सकते हैं कि यहां से धीरे धीरे लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी आनी शुरू हो गई। By 19th century, the House of Commons began to enjoy the final authority of over financial matters. 19वीं शताब्दी आते आते वित्तीय मुद्दों पर कॉमन सभा का एक अधिकार स्थापित हो गया, यानी कि जितने भी वित्तीय बिल आते थे उन पर फैसला लेने का अंतिम अधिकार कॉमन सभा के पास आ गया। लॉर्ड सभा की शक्तियां वित्तीय संदर्भों में धीरे धीरे खत्म हो गई। It means that by 19th century, the House of Commons was given final authority or final sovereignty over the financial matters like budget, and House of Lords was reduced to a nominal position in this reference. इसी तरीके से 1910 में दोनों सदनों के मध्य एक अधिनियम को लेकर तनातनी की स्थिति बन गई, एक डेडलॉक बन गया, और 1911 में कॉमन सभा ने एक ऐसा विधेयक पारित किया जिसके द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियां और कम कर दी गईं। 1910 में एक in the year 1910 there was a situation of deadlock between the two houses, so consequently an act was passed in 1911 to further curtail the powers of House of Commons. देखिए डेडलॉक या फिर जिसे हम कहते हैं
अनिश्चय की स्थिति तब बनती है जब एक विधेयक एक सदन में पारित हो जाए परंतु दूसरे सदन में पारित ना हो। The situation of deadlock emerges when an act is passed in a particular um, हाउस बट रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। तो 1910 में कॉमन सभा ने या हाउस ऑफ कॉमन्स ने तो बिल को पास कर दिया था और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको पास करने से मना कर दिया। तो इसलिए फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की इस शक्ति को भी कम कर दिया गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को या लॉर्ड सभा को एक समय अवधि के अंदर बांध दिया गया जिसके अंतर्गत उन्हें एक बिल को पारित करना ही होता है। देयरफॉर हाउस ऑफ लॉर्ड्स was restricted by a period of time within which it has to compulsorily pass a particular amendment. The power of House of Lords were further curtailed by the Act of 1949 और 1949 के अधिनियम ने लॉर्ड सभा की शक्तियों को बिल्कुल समाप्त करके उसे एक महज प्रदर्शनकारी या सजावटी सदन के रूप में परिवर्तित कर दिया। By the Act of 1949, all the actual powers were snatched away from the House of Lords, and now it remains only as an exhibitionary or a ceremonial house. In present day, all the actual legislative powers rest in the House of Commons. आज के समय में ब्रिटिश संसद की जितनी भी वास्तविक व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है वो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि कॉमन सभा के पास है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हम ब्रिटिश संविधान के विकास वाले टॉपिक के अंत पर आते हैं। विद दिस वी फिनिश ऑफ विद द टॉपिक ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश सिस्टम। मैं ये स्टडी मटेरियल आपकी क्लास में पोस्ट कर दूंगी और वेंसडे को हमारी इस पर क्विज होगी। मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगी आपका ब्रिटिश सिस्टम के एवोल्यूशन पर यानी कि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के विकास पर। मैं वेंसडे को एक छोटा सा आपका क्विज लूंगी। आप लोग अटेंडेंस वाले क्वेश्चन पर यस पर क्लिक करके अपनी अटेंडेंस आज ही दर्ज कराएं। थैंक यू सो मच।